नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। मास्टर स्ट्रोक में हम अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने के उस फैसले की बात करें उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली के लोधी रोड स्थित सीआरपीएफ मुख्यालय में बॉम्ब होने की कॉल झूठी निकली है। दमकल को 6:30 बजे मिली कॉल। दमकल ने 2 गाड़ियों को मौके पर जांच के लिए भेजा। जांच जारी है, लेकिन कुछ भी ऐसा संदिग्ध नहीं मिला है। दिल्ली पुलिस, दमकल विभाग, बम निरोधक दस्ते को जो ये कॉल मिली थी वो 6:30 पर शाम को मिली थी। सीआरपीएफ हेडक्वार्टर को पूरे तरीके से सर्च कर लिया गया है। सभी एजेंसी वहां से निकल चुकी है। कुछ भी संदिग्ध चीज नहीं मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर है, इस कॉल को हॉक्स कॉल डिक्लेयर कर दिया गया है। कॉल किसने की, अब इसकी जांच होगी। तो मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आज अखिलेश यादव के उस फैसले पर और उस फैसले का विश्लेषण करना बेहद जरूरी है। उत्तर प्रदेश चुनाव में अखिलेश ने सीधे एंट्री ले ली और 360 डिग्री विश्लेषण अब इसका करना जरूरी है। सीएम योगी के गोरखपुर से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद अब अखिलेश ने भी लगभग ये साफ कर दिया है कि वो भी मतदाताओं को उनका आशीर्वाद पाने की कतार में खड़े होंगे। हालांकि उन्होंने अभी अपनी सीट का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आज इस सिलसिले में उन्होंने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की जनता के आशीर्वाद की बात जरूर कही, क्योंकि वो वहां से सांसद है और इसीलिए माना जाने लगा कि वो आजमगढ़ से किस्मत आजमा सकते हैं। हालांकि इटावा, मैनपुरी और संभल की गुन्नौर सीट को लेकर भी चर्चा बहुत तेज है। अब अखिलेश आजमगढ़ से चुनाव लड़े या फिर किसी और सीट से, लेकिन वो इस बार विधानसभा चुनाव में डेब्यू करने जा रहे हैं। अखिलेश के रण में उतरने पर यूपी के चुनावी समीकरण जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके से बदल गए, उलटफेर हो चुका है और इसीलिए इसका पूरा गणित समझना जरूरी है। हमारे सहयोगी पंकज झा, रणवीर और पंकज त्रिपाठी के इस इन डेप्थ एनालिसिस को हमने मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी के तौर पर आपके लिए चुना है। चाहे जितना जोर लगा लो, चाहे जितना शोर मचा लो, जीतेगी बीजेपी ही। आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही, आएंगे फिर योगी ही। यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं, यूपी के हर कोने से संदेश आ रहे हैं। अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। 10 मार्च को यूपी में कौन आएगा ये तो जनता तय करेगी। लेकिन चुनाव के मैदान में योगी के बाद अब अखिलेश का आना भी लगभग तय हो चुका है। खुद अखिलेश ने भी इशारों में ही सही चुनावी रण में उतरने पर मुहर लगा दी है। मैं आजमगढ़ की जनता से कहूंगा और पार्टी जहां फैसला लेगी वहां लड़ूंगा और चुनाव पहले होना चाहिए, योगी जी से पहले लड़ लें चुनाव। अखिलेश के इस ऐलान से ये साफ हो गया है कि वो 2022 के चुनावी रण में खुद भी उतरने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने आजमगढ़ का नाम भी लिया, जिससे ये माना जा रहा है कि वो आजमगढ़ से ही रणभैरी बजाएंगे। हालांकि उन्होंने योगी से पहले चुनाव लड़ने की बात कहकर अपने रण क्षेत्र पर सस्पेंस का पर्दा जरूर ढका है। अखिलेश यादव के आजमगढ़ के ही किसी सीट से चुनाव लड़ने की संभावना ज्यादा है, क्योंकि वे वहां के सांसद भी हैं। अखिलेश यादव अपने गढ़ इटावा या मैनपुरी से चुनाव लड़ने के पक्ष में नहीं हैं, क्योंकि वे अगर पूर्वांचल छोड़कर गए तो विरोधी उनके खिलाफ माहौल बना सकते हैं। पूर्वांचल से चुनाव लड़ने से वे बीजेपी से सीधी टक्कर का संदेश भी दे सकते हैं, क्योंकि ये इलाका पीएम मोदी और सीएम योगी की चुनावी कर्मभूमि भी है।
अखिलेश भले ही अपने चुनाव क्षेत्र को लेकर पत्ते ना खोले, लेकिन उनके चुनाव लड़ने के संकेत भर से ही समाजवादी कैंप में जश्न का माहौल है। मैं इस वक्त समाजवादी पार्टी दफ्तर पे मौजूद हूं और यहाँ आप देखिए कि तमाम कार्यकर्ता अभी से इकट्ठे हैं। इन लोगों से बात करते हैं। बीजेपी कह रही थी कि सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही हैं जो सीएम का चेहरा हैं और वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। इसके अलावा जितने भी चेहरे हैं वो सब विधानसभा चुनाव मैदान में नहीं उतरेंगे। तो अखिलेश जी के उतरने से साइकोलॉजिकल फायदा हो? अगर आजमगढ़ से अगर सांसद हैं और अगर वहां से अगर विधानसभा लड़ते हैं तो हमारे लिए और बेहतर होगा। लेकिन जहां से भी लड़ेंगे वो इतने वोटों से चुनाव जीतेंगे कि भारत में अभी तक कोई जीता ना होगा, इतने वोट जीतेंगे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जहां से भी चुनाव लड़ेंगे भारी मतों से जीतेंगे और उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे। समाजवादी पार्टी के दफ्तर में जश्न का ये शोर बीजेपी कैंप में पहुंच गया है। इसके बाद बीजेपी अखिलेश के ऐलान पर उसी तरह पलटवार करती नजर आई जैसे अखिलेश ने योगी के चुनावी क्षेत्र के ऐलान होने पर किया था। चुनाव में हर एक व्यक्ति को उतरने का अधिकार है। वे अपनी पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है, उनको बनना चाहिए। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। अब उनकी हिम्मत नहीं हो पा रही कि अगली सूची वो जारी कर सकें। वो कहते थे कि हमने विकास किया है, और अगर आपने विकास किया है तो सीट को चुनने में इतना देरी क्यों लगा रहे हो? 2022 के विधानसभा चुनाव में सुरक्षित ठिकाना तलाशने में अधिसूचना जारी होने के बाद इतना समय लगा दिया। बीजेपी अब ये भी आरोप लगा रही है कि सीएम योगी और केशव प्रसाद मौर्य के चुनाव क्षेत्र का ऐलान होने के बाद अखिलेश पर भी चुनावी रण में उतरने का दबाव बढ़ गया था। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय योगी जी को, आदरणीय केशव मौर्य को जो लड़ाने की बात की है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक प्रश्न तो वहां इनके और सदस्य उठा ही रहे होंगे कि आखिर आप क्यों नहीं लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव जी अपने हर काम में भाजपा की नकल करते हैं। अखिलेश यादव जी पर अब इतना दबाव था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद, उनकी पार्टी कार्यकर्ताओं में बड़ी निराशा थी और ऐसे में अब कार्यकर्ताओं के दबाव के बाद अखिलेश यादव जी नानुकुर करते हुए चुनाव लड़ने के लिए तैयार ही हो रहे हैं। विपक्ष भले ही अखिलेश यादव पर दबाव में चुनाव लड़ने का आरोप लगाए, लेकिन अखिलेश यादव के चुनावी मैदान में उतरने से ही कई नए समीकरण तैयार होंगे जो 10 मार्च को यूपी चुनाव के नतीजे को प्रभावित करने वाले भी हो सकते हैं। अखिलेश के चुनाव लड़ने पर राजनीतिक बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन इसके सियासी मानों को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल अखिलेश को लग रहा है कि चुनाव में समाजवादी पार्टी बीजेपी को सीधे टक्कर दे रही है। सभी ओपिनियन पोल्स इस तरफ इशारा भी कर रहे हैं और इसीलिए सीधे रण में उतरकर अखिलेश गैर बीजेपी वोट का बंटवारा रोकने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि बीजेपी पश्चिम में किसान आंदोलन का नुकसान पूर्वांचल से भरने की कोशिश में है। अखिलेश बीजेपी की इस रणनीति पर पानी फेरना चाहते हैं। वो पूर्वांचल से उतरकर मोदी और योगी के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में है। साथ में कभी समाजवादी का गढ़ रहे पूर्वांचल में वो अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने की कोशिश भी कर रहे हैं। तीसरी वजह यह है कि अखिलेश के खुद मैदान में उतरने से पार्टी का, कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊपर हो जाएगा। मोदी योगी के गढ़ में उतरकर वो ये संदेश देने की कोशिश करेंगे कि बगैर डर के वो लड़ रहे हैं, ताकि कार्यकर्ताओं का हौसला जो है वो 7वें आसमान पर पहुंच जाए। उम्मीद यही है कि अखिलेश अपने पारिवारिक गढ़ इटावा या मैनपुरी के बजाय आजमगढ़ से लड़ सकते हैं। आजमगढ़ गोरखपुर और वाराणसी से कितना दूर है? करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर। इस तरह अखिलेश अपना पारिवारिक गढ़ छोड़कर ताकत दिखाने की भी कोशिश में रह सकते हैं। और इसीलिए पांचवी वजह यह भी कि योगी के उतरने के बाद चुनाव ना लड़ने पर पार्टी में गलत संदेश भी जा सकता है और वोटर्स में भी। एबीपी न्यूज पर हमने सी वोटर के संग एक सर्वे दिखाया और दिखाते चले आ रहे हैं। उसमें भी ये बात सामने आई थी। योगी के ऐलान के बाद अखिलेश पर चुनाव लड़ने का प्रेशर बढ़ गया था। हमारे सर्वे में ये सवाल था भी कि क्या योगी के चुनाव लड़ने से अखिलेश यादव पर भी चुनाव लड़ने का प्रेशर बनेगा? इसके जवाब में आप देखिए सामने, हाँ कहने वाले 48% है, ना कहने वाले 33% है और पता नहीं कहने वाले महज 19% निकले।
इसके अलावा सी वोटर के सर्वे में यह भी सामने आया था कि लोग भी अखिलेश को चुनाव के मैदान में क्या देखना चाहेंगे। सर्वे में जब सवाल पूछा तो हाँ कहने वाले 53% थे, ना कहने वाले 29% थे और पता नहीं कहने वाले 18% लोग थे। अखिलेश को यह लग रहा है कि उनकी स्थिति इस बार 2017 से कई ज्यादा बेहतर है, लेकिन वो बीजेपी को कमजोर भी नहीं मान रहे हैं और इसीलिए वो अपना हर पत्ता, हर चाल सधे हुए अंदाज में चल रहे हैं। दरअसल यूपी के रण में अब लड़ाई अखिलेश बनाम बीजेपी में बदल चुकी है। अब तक जितने भी ओपिनियन पोल आए हैं वो भी यही कहते हैं, लेकिन ओपिनियन पोल के मुताबिक अभी रेस में समाजवादी पार्टी पीछे है। सी वोटर के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 223 से 235, समाजवादी पार्टी को 145 से 157, बीएसपी को 8 से 16 और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिली। इसी तरह इंडिया टीवी के ओपिनियन पोल में बीजेपी को 230 से 235, समाजवादी पार्टी को 160 से 165, बीएसपी को 2 से 5 और कांग्रेस को 3 से 7 सीटें मिली। रिपब्लिक पी मार्क के सर्वे में बीजेपी को 252 से 272, समाजवादी पार्टी को 111 से 131, बीएसपी को 8 से 16 और कांग्रेस को 3 से 9 सीटें मिली। हाल ही में आए इन 7 पोल्स का औसत बताता है कि बीजेपी को 221 से 231 सीटें, अखिलेश को 147 से 157 सीटें, बीएसपी को 7 से 13 और कांग्रेस को 5 से 9 सीटें मिल रही हैं। लगभग सभी ओपिनियन पोल ये इशारा कर रहे हैं कि फिलहाल अखिलेश बीजेपी के मुकाबले करीब 40-50 सीट पीछे चल रहे हैं और अखिलेश अब बचे दिनों में इसी फासले को तय करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनाव के मैदान में उतरने का उनका दांव भी इसी फासले को कम करने की एक कोशिश है। हालांकि अखिलेश ने अभी आजमगढ़ पर मुहर नहीं लगाई है और वो ये भी कह रहे हैं कि वो योगी से पहले ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, इसीलिए यूपी की कई सीटों को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। आजमगढ़ नहीं तो मैनपुरी, इटावा, गुन्नौर, संभल। मैनपुरी और इटावा तो उनका पारिवारिक गढ़ है ही। इसके अलावा वो संभल की गुन्नौर सीट से भी किस्मत आजमा सकते हैं। राजनीति में आखिरी दाव छिपा कर रखने और माहौल बनाने की रणनीति पुरानी रही है। अब अखिलेश के ऐलान के साथ ही आजमगढ़ और मैनपुरी में भी माहौल बन गया है। जिस तरह से योगी आदित्यनाथ जी ने अपने गृह जनपद गोरखपुर को चुना और डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने प्रयागराज को चुना, उसी तरह से अखिलेश जी ने अपने गढ़ आजमगढ़ को चुना है। अगर यहाँ से लड़ेंगे तो जीत जाएंगे, क्योंकि अहिर और यादव बाहुल क्षेत्र है। कहीं और से लड़ेंगे तो इनके लिए दिक्कत होगा। तो ये उनका गढ़ है और पूरे प्रदेश की कमान उनको संभालनी है, तो वो निश्चित रूप से चाहेंगे कि ऐसी जगह से विधायक बने जहां से उनको ज़्यादा टेंशन न लेनी पड़े। अगर अखिलेश यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ते हैं तो क्या वो जीत पाएंगे? हाँ बिल्कुल, जीतने का ये क्षेत्रीय मामला है और यादव वर्ग ज़्यादा है। अगर अखिलेश यादव खुद आते हैं तो वो जीत जाएंगे, वरना यहाँ का जीतना सपा से मुश्किल है। अच्छा ही रहेगा, बढ़िया रहेगा। क्यों अच्छा रहेगा? अच्छा जाहिर रहेगा, उन्होंने काम किया, जनता की सुनवाई की। अखिलेश के मैदान में उतरने के इस और इन गुणागणित के अलावा एक बड़ा खतरा है और ये जो खतरा है उनके लिए घातक भी हो सकता है। अखिलेश पार्टी के अकेले स्टार प्रचारक हैं, जबकि बीजेपी के पास स्टार प्रचारकों की कमी नहीं है, बाकायदा आज लिस्ट भी जारी हुई है। अब अगर अखिलेश खुद चुनाव लड़ते हैं तो दूसरे क्षेत्रों में वो कम ध्यान दे पाएंगे, जिसका बीजेपी फायदा ले सकती है और ये घातक साबित हो सकता है। वैसे घातक आज का एक कदम भी साबित हुआ है और वो मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव का कदम था। अखिलेश का पहली बार यूपी चुनाव में उतरना इस बात का सबूत है कि वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। 2017 से सीख लेते हुए उन्होंने चाचा शिवपाल को मना लिया, मुलायम का भी आशीर्वाद उनके साथ है। लेकिन इन सब के बावजूद मुलायम परिवार में एक बार फिर दरार साफ तौर पर दिखती हुई नजर आई। इस बार मुलायम परिवार की बहू अपर्णा यादव ने बगावत का झंडा बुलंद करते हुए कमल का यानी बीजेपी का दामन थाम लिया। हालांकि अपर्णा की राजनीतिक जमीन बहुत मजबूत नहीं है और अरसे से वो बीजेपी के नजदीक दिखाई देती रही हैं, लेकिन मुलायम परिवार की बहू होने की वजह से बीजेपी उन्हें जरूर ट्रम्प कार्ड के तौर पर इस्तेमाल करेंगी या मान रही है। अपर्णा की इस बगावत से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के नफा नुकसान का परीक्षण अब हमारे सहयोगी पंकज झा और नीरज पांडे की इस रिपोर्ट से आप समझेंगे।
समाजवाद के सबसे बड़े परिवार की बहू। मुलायम सिंह का आशीर्वाद। मुलायम सिंह जी की सहमति है, उनका आशीर्वाद मिला। आशीर्वाद लेकर के आई हूँ जी। और गले में कमल का हार। बहुत बधाई। इसीलिए अपर्णा यादव बीजेपी के लिए खास है, क्योंकि वो यूपी में उसकी धुर विरोधी समाजवादी पार्टी के मुखिया के परिवार की बहू हैं। यही वजह है कि उन्हें बीजेपी का हार पहनाने के लिए पार्टी अध्यक्ष ही नहीं, बल्कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य खुद मौजूद रहे। हमें अपने राष्ट्र को सर्व करना है, हमें राष्ट्र धर्म से सर्वोपरि कुछ नहीं लगता है, और इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को मैंने आज ज्वाइन किया। अपर्णा भले ही आज बीजेपी के रथ पर सवार हुई, लेकिन कमल के कैंप से उनकी नजदीकी बहुत पुरानी है। 2017 में योगी को शपथ लिए महीना भर भी नहीं बीता था, अपर्णा सीएम योगी के साथ एक गौशाला में गायों को चारा खिलाते हुए नजर आई। हालांकि इससे एक हफ्ते पहले ही अपर्णा अपने पति प्रतीक के साथ फूलों का गुलदस्ता लिए योगी से मुलाकात करने भी गई थी। उस वक्त ही ये कयास शुरू हो गए थे कि वो साइकिल से उतरकर कमल का दामन थाम सकती हैं, लेकिन शायद उन्होंने सही वक्त का इंतजार किया। हालांकि अपर्णा राजनीति और समाज सेवा में हमेशा से सक्रिय रही हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पहचान मुलायम परिवार की बहू होना ही है। 2017 के यूपी चुनाव में वो लखनऊ कैंट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार थी, लेकिन बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी ने उन्हें हरा दिया था। बीजेपी प्रत्याशी से हर एक उम्मीदवार को यदि बीजेपी ने पूरे दल बल के साथ पार्टी में शामिल कराया है तो इसकी एक वजह है उनका मुलायम परिवार से रिश्ता। दरअसल बीजेपी अपर्णा को पार्टी में लाकर एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश कर रही है। दरअसल बीजेपी इसे स्वामी प्रसाद मौर्य के दल बदल के जवाब के तौर पर पेश कर रही है। इससे लगातार हुए इस्तीफों से गिरे कार्यकर्ताओं का मनोबल भी उठाने में मदद मिलेगी, क्योंकि अब बीजेपी ये कह सकती है कि उसने मुलायम परिवार का ही सदस्य तोड़ लिया है। यही नहीं, इसके बहाने उसे अखिलेश पर भी वार का मौका मिल गया है। वैसे अखिलेश को भी मालूम है कि अब अपर्णा से जुड़े सवाल उनसे जरूर होंगे, और इसीलिए वो भी पूरी तरह से तैयार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी अपने परिवार में ही सफल नहीं हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी असफल रहे हैं, सांसद के रूप में भी असफल हैं। सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं, और साथ ही साथ हमें खुशी इस बात की है कि समाजवादी विचारधारा का विस्तार हो रहा है। समाजवादी विचारधारा का विस्तार जो हो रहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी विचारधारा वहाँ भी पहुँच करके और संविधान और लोकतंत्र को बचाने का काम होगा। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की, नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। हालांकि अपर्णा एक बार फिर लखनऊ कैंट से किस्मत आजमाना चाहती हैं, लेकिन माना जा रहा है कि भाजपा उन्हें चुनाव मैदान में उतारने की बजाय उनका इस्तेमाल चुनाव प्रचार में करना चाहती है, और अपर्णा भी इसी मना स्थिति के साथ कमल के रथ पर सवार हुई हैं। यहाँ पर दल बदल की राजनीति चल रही है, तो वहां पंजाब में रेड की राजनीति चल रही है। यूपी की पॉलिटिक्स के एनालिसिस को आपने देख लिया, पंजाब के सियासी घमासान की रिपोर्ट आपके सामने रख रही हूं। पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के रिश्तेदार, उनके सहयोगियों पर चल रही रेड कल से चल रही है, कल से जारी है। इस रेड में अब जो पैसे बरामद हुए हैं वो भी एक अलग ही कहानी कह रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही रेड पर पंजाब की राजनीति का पारा कैसे चढ़ा है, क्या ये रेड पंजाब की चुनावी हवा को बदल सकती है, ये समझिए हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल की इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट से। जब इलेक्शन होते हैं तब केंद्र सरकार ईडी ਦਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ यूज करती है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का ये गुस्सा भड़का है प्रवर्तन निदेशालय की उस रेड पर
जो पंजाब में पिछले 2 दिनों से जारी है। छापे की फांस में चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह उर्फ हनी और उनके कई करीबी आए हैं। मौसम चुनावी है, इसीलिए चन्नी ने रेड को चुनावी बताते हुए फौरन पीएम की सुरक्षा में हुई चूक से जोड़ दिया, और वो भी पंजाबी अस्मिता का तड़का लगाकर। कोशिश की जा रही है कि साडे बंदियां नूं इलेक्शन ना लड़न दिता जाए, उन्होंने परेशान किया जाए, उन्होंने रिश्तेदारों से कार्रवाइयां करके उन्होंने परेशान करो, नॉमिनेशन ना भरन दो। एक कद तक चलेगा राजनीति दे विच? एक तरफ रेड पर राजनीति जारी है तो दूसरी ओर प्रवर्तन निदेशालय की बरामदगी का बॉक्स भारी होता जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने अब तक चन्नी के रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह और उसके सहयोगियों के ठिकाने से 10 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी, 21 लाख का सोना और 12 लाख रुपए की रोलेक्स की घड़ी बरामद की है। इसके साथ में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। रेड चन्नी के रिश्तेदारों के ठिकानों पर हुई है। हालांकि चन्नी इसे विशुद्ध राजनीति बता रहे हैं, लेकिन पंजाब में कांग्रेस से मुकाबले के लिए मैदान में मौजूद पार्टियों को इस रेड से एक हथियार जरूर मिल गया है। आप मास्टर स्ट्रोक देख रहे हैं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब मास्टर स्ट्रोक में कोरोना की बात करनी जरूरी है, जिसे लोग कमजोर समझने की भूल कर रहे हैं, लेकिन ये सही नहीं है, क्योंकि कोरोना लगातार बढ़ रहा है। कल देश भर में आपको पता है कोरोना के केसेस भले ही कम दर्ज हुए, लेकिन आज फिर से डेली केसेस में बढ़ोतरी, वो ग्राफ बढ़ता हुआ दिख रहा है। और इसके अलावा कई राज्यों में कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ भी रहे हैं। जैसे कर्नाटक में आज सबसे ज्यादा 40,499 कोरोना केसेस एक दिन में आए हैं। केरल में एक दिन में 34,199 नए केसेस दर्ज हुए हैं। वहां तमिलनाडु में एक दिन में 26,981 केसेस आए हैं। गुजरात में पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 20,966 केसेस आए हैं। आंध्र प्रदेश में 10,000 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए हैं। गोवा जैसे छोटे राज्यों में 3,936 केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। इससे आप कोरोना के केसेस की भयावहता को समझ सकते हैं। ये आंकड़े ये बताने के लिए काफ़ी है कि कोरोना को आप हल्के में नहीं ले सकते हैं। वो एक ऐसे दौर में, वो भी जब देश के 5 राज्यों में चुनाव का माहौल है, लेकिन लोग मानने को राजी नहीं है। लेकिन हम लगातार ये कोशिश करेंगे कि आप मान जाएं, आप इसकी भयावहता को समझ लें। मास्क क्यों नहीं पहने आप? क्योंकि मैं फोटो खिंचवा रहा हूँ। मास्क कहाँ है? अभी खाना खा के आया है, मास्क कहाँ है? मास्क जेब में है मेरी में, मास्क जेब में है मेरी में। दिल्ली के ये लोग इसीलिए बेखौफ हैं क्योंकि दिल्ली में कोरोना के केसेस में लगातार कमी आ रही है। ये दिल्ली में पिछले 3 दिनों के आंकड़े हैं, जो 18,000 से पहले 12,500 हुए और अब 11,600 हैं। यानी केसेस में लगातार कमी आ रही है। शायद इसीलिए अब दिल्ली वालों को लग रहा है कोरोना बीत गया है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि देश में कोरोना केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। 17 जनवरी को 2,38,000 के करीब केस आए थे, जो आज फिर बढ़कर 2,83,000 के करीब आए हैं। उधर देश में एक्टिव केसेस भी लगातार बढ़ रहे हैं। 16 जनवरी को 16,56,000 एक्टिव केसेस थे, जो 17 जनवरी को बढ़कर 17,36,000 हो गए और 18 जनवरी को देश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 18,31,000 हो गई। इन्हीं आंकड़ों को देखते हुए हम कह रहे हैं कि कोरोना को अभी हल्के में लेने की गलती ना करें। ये केसेस अभी और बढ़ते, लेकिन लोग टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि आईसीएमआर ने हाल ही में नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें बहुत सारे लोगों को टेस्ट करने की जरूरत नहीं बताया गया था। जानकारों का मानना है कि कोरोना की ये तीसरी लहर फरवरी के अंत तक खत्म हो जाएगी। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने कोरोना पर नई रिसर्च की है, जिसके मुताबिक देश में रोजाना 7 लाख केस आ सकते हैं। कोरोना का संक्रमण काफी हल्का है, इलाज से ही कोरोना की रोकथाम हो सकती है। दिल्ली मुंबई में पीक आकर चला गया। यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक में पीक आना बाकी है। यूपी में 19 जनवरी से कोरोना पीक पर पहुंचेगा। तमिलनाडु, गुजरात और आंध्र में भी पीक आना बाकी है। जो मॉडल
और जब पैंडेमिक की नेचर होता है कि जितनी तेज़ी से अगर वो फैल रहा है तो इसका मतलब बड़ी तेज़ी से जनसंख्या में इन्फेक्शन हो रहा है। और इसका दूसरा अर्थ ये भी है कि ऐसे व्यक्ति जो कि इन्फेक्टेड नहीं हैं उनकी संख्या बड़ी तेज़ी से कम होती जा रही है। और ये तेज़ी से संख्या कम होकर इतनी छोटी हो जाती है कि उसके बाद संक्रमण को फैलने के लिए लोग ही नहीं मिलते और इसलिए उसकी संख्या बड़ी तेज़ी से फिर गिरती है। तीसरी लहर का भारत में भले ही असर कम दिख रहा हो, लेकिन पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट कहर मचा रहा है। पिछले एक हफ्ते में पूरे देश में 2 करोड़ 7 लाख केस दर्ज किए गए हैं। इसके अलावा पिछले हफ्ते ही दुनिया में 49,650 लोगों की मौत हुई है। सिर्फ यूरोप में ही पिछले 7 दिनों में 81,40,000 केस दर्ज हुए हैं और 21,147 लोगों की मौत हुई है। बहुत से देशों का बुरा हाल है, जैसे कजाकिस्तान में 2 हफ्ते में कोरोना के 671% ज्यादा केस दर्ज किए गए। पेरू में 2 हफ्ते में 191% केस बढ़ गए हैं। इसी तरह चिली में 135%, इक्वाडोर में 183%, ट्यूनीशिया में 166% और बांग्लादेश में 224% केस ज्यादा बढ़े हैं। कोरोना के इन बढ़े हुए मामलों से विश्व स्वास्थ्य संगठन की चिंता भी बढ़ गई है। In some countries, cases seem to have peaked, which gives hope that the worst of this latest wave is done with, but no country is out of the woods yet. I remain particularly concerned about many countries that have low vaccination rates, as people are many times more at risk of severe illness and death if they're unvaccinated. कोरोना के प्रभावों पर ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है जो ये बता रही है कि कोरोना से बेरोजगारी दुनिया में बहुत तेज गति से बढ़ रही है। कैसे? रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया में 2022 में महामारी से पहले की तुलना में 2% कम काम होगा, जो पूरी दुनिया में 5 करोड़ नौकरियों के जाने के बराबर है। महामारी से पहले 18.5 करोड़ बेरोजगार थे, जो अब बढ़कर हो जाएंगे 20 करोड़ 70 लाख। रिपोर्ट के मुताबिक इससे दुनिया में गरीबी और बढ़ेगी, असमानता जो है वो और बढ़ेगी। दुनिया में बहुत से लोगों को नई तरह के काम करने, नए तरीके खोजने पड़ सकते हैं। रिपोर्ट में भारत के बारे में भी चिंताएं जताई गई है। भारत में बेरोजगारी दर 7% बताई जा रही है। सबसे बुरा हाल राजस्थान में है, जहां 27.1% बेरोजगारी है। झारखंड में 17.3%, बिहार में 16%, दिल्ली में 9.8%, पंजाब में 6.8% और यूपी में 4.9% बेरोजगारी इस वक्त है। कुल मिलाकर कोरोना से पहले ही दुनिया का और देश का बहुत नुकसान हो चुका है। इसीलिए हम लगातार ये कह रहे हैं कि कोरोना को हल्के में लेने की गलती ना करें, क्योंकि ये लौटकर हम ही को नुकसान पहुंचाएगा। अब एक ऐसे संकट की बात करना जरूरी है जो तकनीक की वजह से पैदा हुआ है। ये संकट अमेरिका में आया, क्योंकि अमेरिका में आज 5G मोबाइल सर्विस पूरे देश में लागू हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो अच्छी बात है, 5G अगर है तो अगर कोई देश 5G लागू करता है तो फिर उससे परेशानी कैसे किसी को हो सकती है। लेकिन ये बात सच है, परेशानी हुई है, क्योंकि 5G तकनीक से अमेरिका की एविएशन इंडस्ट्री संकट में आ गई। बहुत से देशों की फ्लाइट्स कैंसिल करनी पड़ी। ये अनुमान है कि 5G की वजह से साल भर में अमेरिका में 15,000 उड़ानें और 12.5 लाख यात्री प्रभावित हो सकते हैं। आपके भी मन में बहुत सारे सवाल होंगे। सारे सवालों का जवाब अब इस रिपोर्ट में आपको मिलेगा। अमेरिका के कई एयरपोर्ट्स पर आज पूरी दुनिया की फ्लाइट्स नहीं उतर पाई। भारत के एयर इंडिया की उड़ान भी अमेरिका नहीं पहुंच पाई। कल रात 8:30 बजे ही एयर इंडिया ने ट्वीट किया था, जिसमें लिखा था, अमेरिका में 5G लागू होने से हमें भारत से अमेरिका जाने वाली उड़ानें 19 जनवरी 2022 को रोकनी पड़ रही है। इसके बाद जानकारी आई कि आज एयर इंडिया की दिल्ली, न्यूयॉर्क,
दिल्ली सैन फ्रांसिस्को, दिल्ली शिकागो और मुंबई न्यू जर्सी की उड़ानें संचालित नहीं हुई। पर सवाल ये है कि 5G सर्विस का एयरलाइंस पर क्या असर पड़ेगा। ऐसा क्या हुआ कि 5G सर्विस की वजह से एयरलाइंस ही रुक जाएंगी, और क्या ये संकट सिर्फ भारत की एयरलाइंस तक सीमित है या फिर दुनिया के बाकी देशों की एयरलाइंस पर भी इसका असर पड़ेगा। 5G सर्विस से एयरलाइंस कैसे प्रभावित होती है, ये हम आपको आगे बताएं। उससे पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका का ये 5G संकट पूरी दुनिया के लिए है। एमिरेट्स की दुबई से बोस्टन, शिकागो, डल्लास, मियामी, नेवार्क, ऑरलैंडो, सैन फ्रांसिस्को की फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। इसके अलावा जापान एयरलाइंस और निप्पॉन एयरवेज ने अपनी फ्लाइट कैंसिल की है। एयरलाइंस कंपनियों ने उड़ानें रद्द करने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि 5G नेटवर्क से विमान के कम्युनिकेशन सिस्टम को काम करने में परेशानी हो सकती है। आशंका ये भी जताई जा रही है कि अगर एयरपोर्ट के आसपास भी 5G नेटवर्क रहा तो खतरनाक परेशानियां होंगी। 5G के कारण विमानों के हर उस सिस्टम में गड़बड़ी पैदा होगी जो रेडियो ऑल्टीमीटर के डेटा पर निर्भर होता है, क्योंकि 5G की वजह से रेडियो ऑल्टीमीटर बुरी तरह से प्रभावित हो जाता है और उसकी रीडिंग बदल जाती है। इससे ऑटो लैंडिंग में दिक्कत आ सकती है। 5G टेक्नोलॉजी की वजह से प्लेन के ऑल्टीट्यूड यानी ऊंचाई को नापने की क्षमता प्रभावित हो सकती है। मेनली जो प्रॉब्लम है 5G में जो एक्सपेक्टेड है वो ये है कि जो हमारा रेडियो अल्टीमीटर होता है जिससे हम जहाज की ऊंचाई को देखते हैं, तो जब वो एक नीचे उड़ान में चल रहा होता है लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम में, उस समय अगर कहीं किसी वजह से इन ध्वनि की तरंगों ने उससे इंटरफेयर करा तो वो एक भयावह हादसे का कारण हो सकता है। तो इसलिए अभी हमें उसको देखना होगा। इसीलिए करीब 10 एयरलाइंस के प्रतिनिधियों ने कल अमेरिकी सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें मांग की गई थी बाइडेन प्रशासन इस मामले में हस्तक्षेप करे और इसे कुछ समय के लिए टाला जाए। 5G टेक्नोलॉजी को रनवे से 2 मील की दूरी पर ही रखा जाए। इसके बाद अमेरिका की टेलीकॉम कंपनियों ने देश के मुख्य एयरपोर्ट्स के पास 5G लॉन्च नहीं किया है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सरकार ने एयरलाइंस और टेलीकॉम कंपनियों की बातचीत में मध्यस्थता की भूमिका निभाई, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि अभी ये तकनीक लागू नहीं की जाए। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।